Hello everyone. Today we are going to start with a new chapter which is cash flow statement. It's a very important chapter from boards point of view. बोर्ड्स में से 8 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, 2 MCQ आएंगे और एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो आपका पार्ट बी है विच इज योर बुक 3 जो सिर्फ 20 नंबर का आता है, उसमें से 8 नंबर का मेजॉरिटी पार्ट तो सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग का गेम है। अगर फॉर्मेट याद कर लोगे और मेरे साथ ये 5-6 क्वेश्चंस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट स्ट्रांग हो ही जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको फॉर्मेटिंग का लैंग्वेज समझाऊंगा, प्रोसेस समझाऊंगा कि वो वैसा क्यों होता है, उसका लॉजिक समझाऊंगा, एंड देन वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्लोली फिट होते रहेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी के पास कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा। इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा आ रहा है मतलब प्रॉफिट आ रहा है। पैसा कोई और सोर्स से भी आ सकता है। लोन लेना तो पैसा आना होता है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं होता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंपनी को बनाना कंपलसरी होता है। सबसे पहले the cash can come from 3 types of activities. One is operating activity, second is investing activity, and third is financing activity. So operating activity जो day to day basis काम करती है, उससे जितना भी पैसा आता है या जाता है, that we write in cash flow from operating activity. वैसे ही एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है कि कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करती है या एसेट्स खरीदती है, फिक्स्ड एसेट्स, उससे पैसा आता है या जाता है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर कंपनी लोन ले या शेयर्स इशू करे या शेयर्स को रिडीम करे तो उससे अगर पैसा आए या जाए, दैट विल कम एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो द एंटायर कैश फ्लो टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका एक फॉर्मेट है जो आपको अगले पेज पे दिखेगा, विच इज अ ह्यूज फॉर्मेट। ये देखने में बड़ा लगता है बट ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप मेरे साथ एक बार फॉर्मेटिंग समझ लीजिए, हो सके तो नोटबुक में बना लीजिए। सो टेक अ नोटबुक जहाँ पे दोनों साइड्स आप फॉर्मेट बना सकते हो। यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर कॉलम, 2 अमाउंट का कॉलम। इन द नेक्स्ट पार्ट यू कैन मेक अनदर पर्टिकुलर कॉलम और 2 अमाउंट का कॉलम। लॉजिकली समझते हैं क्या हो रहा है। कैश फ्लो कैन कम फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो पूरा ऑलमोस्ट एक पेज ले लेगा आपका। सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी पैसा आएगा जाएगा वो हम इधर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो बाद में समझते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आएगा जाएगा वो सेकंड हेड में लिखेंगे। एंड थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आएगा जाएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। आई होप यू गेट इट। 1 is cash flow from operating activity, 2 cash flow from investing activity and 3 cash flow from financing activity. अगर आप इन तीनों का फाइनल इनफ्लो या आउटफ्लो ऐड कर दोगे तो आपका 4th हेड बनेगा विच इज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कि साल भर में या तो पैसा बढ़ा या पैसा कम हुआ, तो कितना बढ़ा है कितना कम हुआ, दैट यू विल गेट बाय एडिंग 1, 2 एंड 3। तो आपको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। इसमें आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में आपके पास कितना पैसा था वो ऐड कर दोगे तो एंड में कितना पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में 100 रुपये था, इस बार आपने 10 रुपये कमाया या 10 रुपये आया आपके पास, तो एंड में 110 और आपका बैलेंस शीट में जो कैश फ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होगा वो दोनों टैली होना चाहिए। दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसमें। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आई होप इतना फॉर्मेटिंग समझ आ गया। पूरा एक पेज लेगा आपका ऑपरेटिंग, अगले पेज पे इन्वेस्टिंग, उसके लिए 7-8 लाइन छोड़ सकते हो, फिर फाइनेंसिंग, उसके लिए 7-8 लाइन छोड़ दो, एंड लास्ट में 3 लाइन में आपका आएगा नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, cash and cash equivalents at the beginning of the year and cash and cash equivalents at the end of the year. Now let's understand this part. आपको मिलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नथिंग बट नेट सेल्स। उसमें से अगर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप बाकी खर्चा भी माइनस कर देते हो तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट।
दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या उसको हम EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर, ओ सॉरी, दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आप सबसे पहले टैक्स पे करोगे, जो आपको पे करना कंपलसरी होता है। टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से आप कुछ पैसा डिविडेंड दे दोगे टू द शेयर होल्डर्स, और डिविडेंड देने के बाद कुछ पैसा आप ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व में, और जो फाइनल अमाउंट बचेगा उसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हो अंडर द हेड सरप्लस, which is surplus as per statement of P&L account। statement of P&L account में जो लास्ट में आता है surplus, बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में जाता है, दैट इज नोन एज सरप्लस। ये आपको क्वेश्चन में दिया ही होता है सरप्लस। अगर मुझे अब सरप्लस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना है और मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो चाहिए, पहली बात, यहां मैं टैक्स सिर्फ बनाता हूं, आई डोंट पे द टैक्स। साल के एंड में मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूं, फिर अगले सितंबर या जुलाई में मैं टैक्स को पे करता हूं। सो दिस इज ओनली मेड, यू डू नॉट पे द टैक्स राइट नाउ, तो ये कैश फ्लो नहीं हुआ। डिविडेंड पे करना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप शेयर होल्डर्स को देते हो, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं हुआ। रिजर्व में ट्रांसफर करने में भी ना पैसा आता है ना जाता है, सिर्फ हेड चेंज होता है। तो अगर मैं यहां से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना चाहूं, इन तीनों को मैं ऐड बैक कर दूंगा, बिकॉज इधर दे आर नॉट कैश फ्लोज और इधर दे आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो अगर मैं वापस में जाऊं, आपको क्वेश्चन में दिया होता है नेट प्रॉफिट दैट इज सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, वो आपका बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में यहाँ पर, विच इज क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। साल के स्टार्टिंग में 100 रुपए का प्रॉफिट था, एंड में 150 रुपए का सरप्लस बन गया, तो इस साल आपने कितना कमाया, 50, विच इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसमें आप वो तीन चीज ऐड कर दोगे जो अभी अभी हमने सीखा लॉजिकली कि क्यों ऐड करते हैं। यू हैव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आप सबसे पहले टैक्स पे करते हो, डिविडेंड पे करते हो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, एंड देन यू गेट सरप्लस। अगर सरप्लस से मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना है, आई विल ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, आई विल ऐड डिविडेंड। अब डिविडेंड आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो या इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो बात एक ही है। I will add transfer to general reserve या any type of reserve, and then you will get net profit before tax and extraordinary items. Now what are these extraordinary items that we'll understand in the next video, अलग से पूरा उसके बारे में कॉन्सेप्ट होगा। अभी के लिए इतना याद रख लो, you will get net profit before tax। तो हम सरप्लस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना चाहे तो आई ऐड 3 थिंग्स, इसको रट ही लेने का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। डिविडेंड ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा विच इज टैक्स मेड, एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड होगा। नाउ वी कम बैक टू द चार्ट, हम यहां तक पहुंच गए। अभी ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में जाना है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में जाना है, मैं कुछ खर्चे माइनस करता हूं। These expenses can be cash expense or it can be non-cash expense. It can be either operating expense or it can be non-operating expense. तो अगर आपको 11th का भी याद होगा, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो कैश एक्सपेंस जा सकता था या नॉन कैश एक्सपेंसेस जा सकते थे। कैश एक्सपेंसेस का एग्जांपल, रेंट पे किया, स्टेशनरी पे किया, जनरल एक्सपेंसेस पे किया, अपने सैलरी पे किया, ऑल दीज आर इन फॉर्म ऑफ कैश, इसको हम कैश एक्सपेंसेस बोलते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस विच डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ कैश, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इसमें कैश ना आता है ना जाता है बट इट इज स्टिल एन एक्सपेंस, तो दैट बिकम नॉन कैश एक्सपेंसेस का पार्ट। Then you have operating expenses. Operating expenses जो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा लगता है, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारा आपका ऑपरेटिंग खर्चा ही आता है। These may overlap each other, बट ये एक कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस है और ये दूसरे कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस है।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ फाइनेंसिंग एक्सपेंस। ऑल्दो पैसा जाता है बट वो डे टू डे बिजनेस को चलाने का खर्चा नहीं है, वो फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा आता है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेचना मेरा काम नहीं है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट का काम है, तो उसका नुकसान भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी दैट बिकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो यहाँ पे ऐड होता है, वो बात अलग है, वो बाद में करते हैं। यू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मुझे चाहिए कैश फ्लो, सो मैं नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दूं। इफ आई वांट ओनली कैश फ्लो देन आई ऐड बैक ऑल दी नॉन कैश एक्सपेंसेस, सो मेरे पास सिर्फ कैश प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर मुझे चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग तो मैं नॉन ऑपरेटिंग को भी ऐड बैक कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा, वो भी कैश प्रॉफिट। सो द नेक्स्ट हेडिंग वुड बिकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, इनकम होगा तो माइनस करेंगे। जैसे कि जो जो हमने एग्जांपल्स अभी पढ़े और जो फेमस एग्जांपल्स है क्वेश्चन में आते ही हैं, डेप्रिसिएशन, या अगर इनटैंजिबल एसेट्स पे हो तो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं हम उन्हें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा आपका फाइनेंसिंग खर्चा होता है तो यहाँ पे ऐड बैक होगा। अगला आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर प्रॉफिट हुआ तो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, तो इससे आपको रिवर्स जाते वक्त मिल जाएगा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप इतना लॉजिक आपको समझ आ गया। रट्टा मारने के लिए आप एक चीज याद रखते हो, फर्स्ट सेक्शन में से 3 चीज आती है, 99% इट्स ओनली द 3 थिंग्स दैट कम्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डिविडेंड पेड। ये 3 ही चीज आएगा आपका नेट प्रॉफिट दैट इज सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। इससे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करते हो। तो ऑल दी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एडेड बैक, ऑल दी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, हमें सिर्फ कैश ऑपरेटिंग चाहिए। जिसके एग्जांपल्स हमने कुछ पढ़े, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमने रेशियोज में पढ़ रखा है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इट इज करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स का ड्रामा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में हम कुछ कुछ पढ़ेंगे। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, यू ऐड देम बैक। तो अगर पहले करंट लायबिलिटी 100 रुपए था, अब 150 हो गया, 50 रुपीज बढ़ा, 50 रुपीज यू एड इट हियर। वाई? आफ्टर अ मिनट। कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। उल्टा इफेक्ट है करंट एसेट्स के लिए, करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे, करंट एसेट्स कम हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। इसका लॉजिक भी है, थोड़ा लॉजिकली समझ लेते हैं, रटिफिकेशन 1 मिनट बाद मारते हैं। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, पहले आपके पास क्रेडिटर्स थे या बैंक लोन था फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई उधारी ली, वो उधारी बढ़ गई तो पैसा आया इसलिए ऐड हुआ। दूसरा, करंट लायबिलिटी कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी कम होना मतलब क्रेडिटर्स कम होना। क्रेडिटर्स कम क्यों होगा? क्योंकि आपने उनको पे कर दिया इसलिए पैसा गया माइनस। करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, करंट एसेट्स बढ़ना मतलब इन्वेंट्री बढ़ना, इन्वेंट्री बढ़ेगा तो पैसा जाएगा इसलिए माइनस। करंट एसेट्स कम होना मतलब डेटर्स कम होना, डेटर्स कम होगा मतलब उन्होंने हमें पैसा दे दिया, एज देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश इट इज एडेड बैक। ये आपको सिर्फ याद कराने के लिए था, दैट यू गेट द आइडिया कि लॉजिकली ऐसा होता है। रटिफिकेशन मार लेते हैं, करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस। करंट एसेट्स बढ़ेगा तो माइनस और कम होगा तो प्लस। इससे आपको मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि कितना आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से कैश जनरेट हुआ। इससे सिर्फ एक ही चीज माइनस होती है, टैक्स पेड। अगर आपने टैक्स पे कर दिया, विच इज जनरली लास्ट ईयर का टैक्स आप इस साल पे करते हो, पैसा जाएगा अगर आप टैक्स पे करते हो तो।
इसे, और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही काम है, इसलिए टैक्स पेड माइनस हो जाता है, एंड देन यू गेट द फाइनल हेडिंग विच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये इन सब का टोटल आएगा। ऑलराइट, दैट बिकम्स योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। इस पूरे फॉर्मेट को आपको याद करना है। ये जितने भी ग्रीन कलर के हेडिंग्स है ये परमानेंटली फिक्स रहते हैं, इनके बीच में आप 4-4 लाइन छोड़ दो, उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट एग्जाम में आते नहीं हैं जनरली। ऑलराइट, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो वी नीड टू कवर मोर एडजस्टमेंट, इसलिए लेंथ, क्वेश्चन का लेंथ बढ़ सकता है, लेकिन बोर्ड्स में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले है आपका नेट प्रॉफिट दैट इज सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। उसमें आप प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व, वापस प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, ये 3 चीज ही ऐड होगा, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और भी चीज आ सकती है, वो हम बाद में सीखेंगे जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वाला पार्ट करेंगे। अभी के लिए 99% ऑफ द क्वेश्चंस विल ओनली हैव दीज। उसके बाद आप नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हो, जिसमें भी मेजॉरिटी टाइम यही आता है आपका डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट हुआ तो माइनस, यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, करंट एसेट्स का इनवर्स रिलेशन होता है। वो ड्रामा करने के बाद मिलेगा आपको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यू सब्ट्रैक्ट द टैक्स पेड, यू गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, ये बहुत ईजी है। Now, if we talk about cash flow from investing activity includes generally, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर अगर आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते या बेचते हो, तो ऑल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंड फिक्स्ड एसेट रिलेटेड एक्टिविटीज कम्स इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे आपने मशीन खरीदा तो पैसा जाएगा, तो यहाँ से माइनस होगा, परचेज ऑफ मशीनरी विल बी सब्ट्रैक्टेड। आपने फर्नीचर बेचा तो पैसा आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर। आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदा तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस शेयर्स। रिलायंस के शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिला तो डिविडेंड रिसीव में पैसा आएगा, सो डिविडेंड रिसीव विल बी एडेड हियर। अंडरस्टैंड, डिविडेंड मिलेगा कब? जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, उससे रिलेटेड पैसा आना या जाना कोई भी फॉर्म में, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनता है। कि अगर आपने अंडरराइटर्स कमीशन पे किया, तो वो अंडरराइटर्स कमीशन क्यों पे करते हो? क्योंकि आपके शेयर्स इशू हो जाए, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए अंडरराइटर्स कमीशन का खर्चा भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर ब्रोकरेज पे किया, ना दैट विल बी रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओनली, तो पैसा गया तो वो यहीं से माइनस होगा। नाउ कमिंग टू इन चारों का जो भी सम होगा वो बन जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये नेगेटिव में आया तो आप उसको बोलते हो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन यू हैव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इट विल बी रिलेटेड टू ईदर शेयर्स और बोरोइंग्स या लोन्स। कोई भी शेयर रिलेटेड, शेयर होल्डर्स फंड रिलेटेड या बोरोइंग रिलेटेड एक्टिविटीज होगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पार्ट माना जाएगा। अगर आपने शेयर्स इशू किया तो पैसा आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपने लोन रीपे कर दिया तो पैसा जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अगर इंटरेस्ट पे किया ऑन डिबेंचर्स एंड लोन तो इंटरेस्ट का पैसा भी जाएगा, इसलिए माइनस। डिविडेंड पे किया तो माइनस। सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड पैसा आएगा, आपने शेयर्स अगर प्रीमियम में इशू किया तो उसमें भी पैसा आता है, इसलिए प्लस। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज है, वो धीरे धीरे क्वेश्चंस में करेंगे। आई होप यू गॉट द लॉजिक राइट, कि अगर इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अगर पैसा आता है या जाता है वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, सिंपल लॉजिक। अगर शेयर्स या बोरोइंग से रिलेटेड पैसा आता है या जाता है वो जाएगा फाइनेंसिंग से। इन सब का प्लस माइनस करके जो नेट बैलेंस आएगा वो बन जाएगा आपका 2। इस फाइनल 2 का टोटल, इस फाइनल 3 का टोटल विच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इन तीनों को ऐड कर दोगे
तो आपको मिलेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आएगा 1 + 2 + 3 करके, उसमें ऑपरेटिंग ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। दिस विल बी योर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेटिंग पार्ट। आई होप इससे बाहर कुछ आता नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो भी हम हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे, बट इन स्टेटमेंट ये ही रहेगा। इट्स अ फिक्स फॉर्मेटिंग गेम। अगर पूरा क्वेश्चन आया तो पूरा आएगा, और अगर सिर्फ पार्ट्स आया कि खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताओ, तो सिर्फ उतना पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे। Alright, if you have any concern, please let me know in the comment section. I will help you solving it. But that becomes a format. You can take a screenshot. I will show the formatting in every question as well. And we'll practice questions from the next video. I hope इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको कभी नहीं आया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हुए कि हम क्यों ऐड बैक करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। एक बार लॉजिक समझने के बाद मैंने आपको रट्टा भी मरवा दिया है कि इतना इतना चीज़ यहाँ जाएगा। जैसे पहले 3 सेक्शन में 3 चीज़ जाएगी, which is provident for tax, dividend and transfer to reserve. थर्ड सेक्शन में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का ड्रामा जाएगा, और सेकंड सेक्शन में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाएगा। इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड इन्वेस्टिंग में, फाइनेंस का रिलेटेड फाइनेंसिंग में। Alright, that becomes the formatting part. In the next video, we'll be doing certain questions related to it. So watch the next video for more practice.